देखिए हमने ब्रायोफाइटा पढ़ लिया था, थैलोफाइटा पढ़ लिया था, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में, जिम्नोस्पर्म ना। देखिए हमने थैलोफाइटा पढ़ा, ब्रायोफाइटा पढ़ा, ठीक, टेरिडोफाइटा पढ़ा। अब हम पढ़ने वाले हैं जिम्नोस्पर्म के बारे में। मैंने आपको बताया था कि पादप जगत को, है ना, पादप को कितने भागों में डिवाइड किया गया, 5 भागों में डिवाइड किया गया, जिसमें पहला थैलोफाइटा, जिसके अंतर्गत शैवाल, शैवाल को ही थैलोफाइटा कहते हैं। उसके बाद हमने ब्रायोफाइटा पढ़ा, उसके बाद हमने टेरिडोफाइटा पढ़ा, और आज हम पढ़ने वाले हैं जिम्नोस्पर्म के बारे में, जिसे बोला जाता है अनावृत्त बीजी। ठीक है, क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि हम एक एक स्टेप, मतलब निम्न श्रेणी से उच्च श्रेणी की ओर चलेंगे। शैवाल सबसे निम्न कोटि का पादप, उसके बाद ब्रायोफाइटा उससे उच्च कोटि का पादप, उसके बाद टेरिडोफाइटा ब्रायोफाइटा से उच्च कोटि का पादप, इसके बाद अनावृत्त बीजी या जिम्नोस्पर्म टेरिडोफाइटा से उच्च कोटि का पादप। क्या क्वालिटी होती है, क्या लक्षण होते हैं कि हम जिम्नोस्पर्म को टेरिडोफाइटा से ऊपर रखते हैं। हम जानते हैं कि पादप जगत में जब हमने पढ़ा था तो हमने क्या मेन लक्षण क्या लिया था, जड़, तना और पत्ती लिया था, जो कि शैवाल में नहीं थे। ब्रायोफाइट, है ना, थैलोफाइटा में जड़, तना, पत्ती नहीं पाई गई। ब्रायोफाइटा में हमने देखा कि पत्ती की जगह पे थैलस और जड़ की जगह पे राइजाइड, जबकि टेरिडोफाइटा में हमने देखा कि वास्तविक जड़, तना और पत्ती उपस्थित थे। लेकिन जिम्नोस्पर्म की क्या क्वालिटी होती है, नाम का पहले अर्थ समझिए, मेन समझिए क्या होता है। जिम्नोस्पर्म को हिंदी में बोला जाता है अनावृत्त। आवृत्त का मतलब होता है ढका हुआ, अनावृत्त का मतलब होता है बिना ढके, मतलब जिसका बीज ढका हुआ नहीं हो। ऐसे पादप जिनका बीज ढका हुआ नहीं होता उन्हें बोला जाता है अनावृत्त बीजी। पॉइंट समझ में आ गए। अनावृत्त बीजी क्या, जैसे मैंने बताया ना कि कुछ लक्षण ऐसे होंगे। अब सबसे उच्च श्रेणी का पादप अगर कौन होगा तो एंजियोस्पर्म होगा, आवृत्त बीजी। वह पादप जिसका बीज ढका हुआ होगा वो किस कैटेगरी में आएगा, वो आवृत्त बीजी में आएगा। तो वो अनावृत्त बीजी यानी कि जिम्नोस्पर्म से उच्च श्रेणी का पादप हुआ कि नहीं हुआ, हुआ ना। तो यही अंतर होता है जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में। तो अब हम समझेंगे कि क्या होता है जिम्नोस्पर्म, कैसे हम पहचानेंगे कि जिम्नोस्पर्म क्या है। इसके जस्ट बाद हम पढ़ेंगे किसके बारे में, एंजियोस्पर्म के बारे में, आवृत्त बीजी के बारे में। तो पहले लक्षण समझ जाते हैं कि क्या होता है अनावृत्त बीजी यानी कि जिम्नोस्पर्म। पॉइंट समझते हैं। लक्षण नंबर 1 पॉइंट क्या होता है कि इसके तने, जो अनावृत्त बीजी होते हैं, इनके तने अशाखित अथवा शाखित दोनों तरीके के हो सकते हैं। शाखित का मतलब इनका जो तना होगा जगह से ऐसे निकले होगी तो शाखित, और बिना निकले होगी ऐसे होगी तो क्या होगी, वो अशाखित। मतलब सीधा सीधा एकदम सीधे सेव में होगा, कोई डाल वगैरह नहीं निकली होगी तो वो ये क्या हो गया, जिससे देखिए डाल को हिंदी में क्या बोला जाता है, शाखा। तो अगर क्या होता है, इनके लक्षण की बात कर रहे हैं तो जिम्नोस्पर्म में जो उनका तना होता है वो शाखित भी हो सकता है, अशाखित भी हो सकता है। कहने का मतलब है कि वो एक शेप में सीधे हो सकते हैं और जगह जगह से डाल भी निकल सकती है, शाखा भी निकल सकती है। पॉइंट समझ में आ गया। बात समझ लेना कि शाखित कौन होता है, अशाखित कौन होता है। तो अशाखित जिसमें कोई शाखा नहीं होती उसका उदाहरण क्या है, साइकस है। क्या है, साइकस है। और जिसमें शाखा निकलती है उसका उदाहरण क्या है, पाइनस है। पॉइंट ध्यान देना कि जो जिम्नोस्पर्म होते हैं वो शाखित भी हो सकते हैं और अशाखित भी हो सकते हैं। अशाखित का मतलब जिनमें कोई शाखा ना निकले। आम वगैरह आप देखते हैं शाखा निकलती कि नहीं निकलती, देखते कि नहीं देखते। तो जिनमें शाखा निकल जाती है उन्हें क्या बोलेंगे, शाखित, और जिनमें नहीं निकलती उन्हें क्या बोलेंगे, अशाखित। पूछेगा कि एक जिम्नोस्पर्म के शाखित पौधे का नाम बताया जिनमें शाखित तना जो है वो शाखित होता है, मतलब तने से बहुत सारी शाखाएं निकलती हैं, तो पाइनस। ठीक है, पूछ दिया जिम्नोस्पर्म में एक ऐसे पादप का नाम बताए जिसमें डाल नहीं निकलती, तना नहीं निकलता, शाखा के रूप में नहीं रहता, तो वो क्या है, साइकस। पॉइंट समझ में आ गया। अगला पॉइंट समझते हैं, इनकी पत्तियां सरल एवं संयुक्त। मैंने आपको बताया है पत्तियां 2 तरीके की होती हैं। 2 तरीके का मतलब क्या होता है,
ऐसी पत्ती देखिए, आकार की हम बात करेंगे तो लगभग 40 आकार की पत्तियां होती हैं, ठीक है। लेकिन अगर कभी पूछ दे पत्ती कितने प्रकार की होती है, तो पत्ती 2 प्रकार की होती है, ठीक है। कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। पहली पत्ती होती है सरल और दूसरी पत्ती होती है संयुक्त। क्या होता है सरल, क्या होता है संयुक्त? देखिए, तो आप इसे जानते हैं, इसे बोला जाता है मध्य सिरा। तो जिस पत्ती का ये पर आधार पूरा गोल हो, मतलब कोई कट पिट ना हो, वो किसके अंतर्गत आता है? वो आती है सरल पत्ती। संयुक्त पत्ती की बात करें तो वो पत्ती जिसका आधार कटा हुआ हो या मुड़ा हुआ हो, वो किसके अंतर्गत आता है? वो आता है संयुक्त पत्ती के अंतर्गत। तो पत्ती समझ में आ गया। सरल पत्ती, संयुक्त पत्ती क्या होती है? तो वह पत्ती, देखो एकदम आसान भाषा में, जिसका ये वाला किनारा, बाहरी किनारा, पत्ती आप देखते कि नहीं देखते? तो ये बाहरी किनारा एकदम प्लेन हो, जरा भी कटा पिटा ना हो, तो वो है सरल, एकदम सीधा साधा। बेचारा फॉर्मल वाला कपड़ा पहनता है ना। संयुक्त पत्ती का मतलब ना पहनते कुकुर चौआ वाला, यहाँ कटा है, यहाँ कटा है, वहां कटा है, यहाँ से धागे लटक रहे, वहां से धागे लटक रहे, तो वो किस कैटेगरी में? वो है संयुक्त पत्ती। तो ऐसी पत्ती जो किनारों पर कटी हुई हो, है ना, वो किसके अंदर आएगी? संयुक्त पत्ती के अंतर्गत आएगी। और जिसका बाहरी शेप एकदम प्लेन हो, वो किस में आएगी? सरल पत्ती में। तो जो जिम्नोस्पर्म होते हैं, इनकी जो पत्तियां होती हैं, सरल भी होती है, संयुक्त भी होती है। पॉइंट समझ में आ गया। अगला पॉइंट समझ लेते हैं, जो साइकस। साइकस का मतलब क्या? साइकस का मतलब क्या था कि साइकस का मतलब वो जो अशाखित वाला था। जो साइकस है उसमें पिच्छाकार पत्तियां कुछ वर्षों तक रहती है। पिच्छाकार पत्ती क्या होती है? जब एक ही जगह से कई पत्तियां निकलती हैं, समझ रहे हैं, तो इसे बोला जाता है पिच्छाकार पत्ती, ठीक है। तो जो साइकस होता है, जो कि अशाखित है, इसमें जो पत्तियां पिच्छाकार होती हैं और वो कई वर्षों तक वैसे ही पड़ी रहती है, ठीक है। आगे समझ लेते हैं। अरे यार, आसान भाषा में समझो, तुम्हारे घर झाड़ू वाड़ू आता है कि नहीं बेचने? वो क्या लेके आता है? साइकस लेके आता है। क्या लेके आता है? साइकस। गांव में ठेठ भाषा में समझो, तरकुल देखे हो? तरकुल नहीं देखे हो? तड़िया उतारने वाला देखे हो? तो तड़वा, उसकी पत्ती कैसी होती है? उसकी पत्ती ऐसे ही नहीं होती है, यहां से रहती है तो ऐसी 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 रहती है, ऐसे ही नहीं रहती है, यहां से लंबा वाला। तो यही वाली पत्ती बनी कि नहीं बनी? देखो पिच्छाकार हुआ कि नहीं हुआ? तो इनकी पत्तियां, ये किसकी कैटेगरी में आते हैं? साइकस। तो ये जिम्नोस्पर्म में आते हैं और इनकी पत्तियां पिच्छाकार होती हैं। आप देखेंगे ना, तरकुल कई साल तक वैसे ही पड़ा रह जाता है, उसमें पतझड़ होता है, तो वही है साइकस, ठीक है। तो जो साइकस होते हैं उनकी पत्तियां पिच्छाकार होती है और कई वर्षों तक वैसे ही पड़ी रहती है, पतझड़ वगैरह नहीं होते। आगे बात करते हैं, इनमें पत्तियां अधिक ताप वायु को सहन कर लेती है। इतनी कठोर वो पत्तियां होती हैं कि वो टेम्परेचर को भी झेल लेती हैं, बहुत तेज हवा बहती है उसको भी झेल लेती हैं, बहुत ज्यादा बारिश होगी उसको भी वो झेल लेती हैं। और अगर ये टेरिडोफाइटा की बात कर ले तो वो सड़ जाएंगे, ठीक है। अगला पॉइंट, इनकी पत्तियों का सतही क्षेत्रफल बहुत कम होता है। सतही क्षेत्रफल का मतलब एकदम पतली पतली होती है, एकदम क्या होती है? पतली। समझ रहे हो? पतली का मतलब क्या कि एकदम जैसे झाड़ू वाला जो झाड़ू बेचने गांव में आते हैं, वो देखते हैं कितना पतला पतला धागे जैसी पत्ती रहती है। तो उनका जो क्षेत्रफल, ये वाला क्षेत्रफल बहुत क्या होता है? कम होता है, बहुत पतली पतली होती है, जिसकी वजह से क्या होता है? ये पानी की हानि कम कर देते हैं। क्यों कर देते हैं? अब समझो, ऐसे ऐसे इनकी पत्तियां निकलती हैं, ये पेड़ है, ऐसे ऐसे पत्तियां निकल गई। अब यहां से वो क्या करेगा? काट के यहां बांध के झाड़ू बना के बेच देगा। तो अब समझिए कि यहां से जल की हानि कम होती है। क्यों होती है? क्योंकि आपको मालूम है कि जो वाष्पोत्सर्जन होता है, वाष्पोत्सर्जन का मतलब क्या होता है? वाष्प का उत्सर्जन। पौधों के शरीर में जो पानी की मात्रा होती है वो भाप बन के जब उड़ती है तो कहां से उड़ेगी? पत्ती से, रंध्रों से पानी उड़ेगा। लेकिन जब ये रंध्र ही ऐसे खड़े खड़े होंगे तो वो जैसे भाई अब मान लो यहां से ऐसे पानी रखा है, पानी यहां से सीधे उड़ रहा है, ठीक है। लेकिन अगर पानी को ऐसे कर दिया जाए, ढक दिया जाए, तो जब सूर्य का प्रकाश कम पड़ेगा तो पानी क्या होगा? कम उड़ेगा कि नहीं उड़ेगा? क्योंकि इनकी जो पत्तियां होती हैं ये गर्त में होती हैं, गहराई में होती हैं, जिसकी वजह से इनके जो रंध्र हैं वो ढके हुए होते हैं। तो ये सूर्य के संपर्क में सीधे नहीं आते, जिसकी वजह से पानी क्या होता है? कम उड़ता है। पॉइंट समझ में आ गई कि नहीं? आगे बात तो आगे बात करते हैं।
जनन की बात कर लेते हैं भाई, कैसे जनन करते हैं जिम्नोस्पर्म के पादप, या जिम्नोस्पर्म में किस प्रकार का जनन पाया जाता है। तो इसमें विषम बीजाणु, अलग अलग बीजाणु यानी कि नर मादा अलग अलग होते हैं, ठीक है। इसके बाद वे अगुणित लघु बीजाणु एवं बृहद बीजाणु बनाते हैं। अब समझो, वे अगुणित का मतलब अभी इसमें नर अलग और मादा अलग। अगुणित का मतलब जो संलयित अभी नहीं हुआ है, ठीक है। ये अगुणित अगुणित मिलके क्या होगा, द्विगुणित होगा, आप जानते हैं। तो लघु बीजाणु में क्या बनेगा, नर युग्मक, और बृहद बीजाणु में क्या बनेगा, मादा युग्मक बनेगा, ठीक है। आगे मिलेगा। बीजाणुधानी में दो प्रकार के बीजाणु उत्पन्न होते हैं। जो बीजाणुधानी होती है, टेरिडोफाइटा में आपने पढ़ा था, बीजाणुधानी के बाद स्पोरोफाइट बनता था। यहाँ पे बीजाणुधानी में दो प्रकार के युग्मक उत्पन्न होते हैं। ये सलत अथवा सघन शंकु बनाते हैं। ये वाला सघन शंकु मैंने बताया था, ये क्या बनाते हैं, सघन शंकु बनाते हैं। प्रत्येक लघु बीजाणु से नर युग्मकोद्भिद, मैंने बताया कि लघु बीजाणु से क्या बनेगा, नर युग्मक बनेगा, नर युग्मकोद्भिद उत्पन्न होता है। और आगे यही लघु बीजाणुधानी गुरु बीजाणुधानी। अब देखो पूछ देगा लघु बीजाणुधानी किस में पाई जाती है, गुरु बीजाणुधानी किस में पाई जाती है, ठीक है। अब समझो, जब लघु बीजाणुधानी और गुरु बीजाणुधानी पूछेगा, लघु बीजाणुधानी और गुरु बीजाणुधानी एक पादप में कब पाई जाती है, या कौन सा ऐसा पादप है जिसमें लघु बीजाणुधानी भी पाई जाती है, गुरु बीजाणुधानी भी पाई जाती है। तो पाइनस में लघु बीजाणु भी पाया जाता है। आसान भाषा में समझो तो ये द्विलिंगी, समझ रहे हैं, मतलब लघु बीजाणु भी पाया जाएगा और गुरु बीजाणु भी पाया जाएगा। किस पादप में, तो पाइनस में। ये पूछा जाए कि किस पादप में लघु बीजाणु अलग होता है, गुरु बीजाणु अलग होता है, तो किस में होता है, साइकस में। पॉइंट समझ में आ गया। अगर ये पूछे कि किस पादप में नर अंग और मादा जनन अंग, नर जनन अंग दोनों एक ही पादप में पाए जाते हैं, तो वो क्या है, पाइनस। किस पादप में नर अलग मादा अलग होता है, तो वो क्या होता है, साइकस। एकदम आसान भाषा में। आगे फिर क्या होता है, जनन कैसे करते हैं, गुरु बीजाणु कोशिका मियोसिस द्वारा। मियोसिस का मतलब होता है अर्धसूत्री विभाजन। तो आप जानते हैं कि अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा जब एक कोशिका से कितनी कोशिका का निर्माण होता है, 4 कोशिका का निर्माण होता है, तो उसे क्या बोला जाता है, अर्धसूत्री विभाजन। यहां समझिए, नर युग्मक का निर्माण कहां हुआ था, बीजाणुधानी में। यहां देखिए, बीजाणुधानी में 2 प्रकार के युग्मक उत्पन्न होते हैं, और यहां तक प्रत्येक लघु बीजाणु से क्या बन गया, नर युग्मकोद्भिद बन गया। और गुरु बीजाणु से क्या बनता है, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका के द्वारा मियोसिस करके, मतलब जो गुरु बीजाणु मात्र कोशिका। अब लघु बीजाणु से नर युग्मक तो बन गया। अब बृहद जो है, बृहद का मतलब बड़ा या गुरु, बात एक ही है, ठीक है। गुरु बीजाणु जो होती है मात्र कोशिका, इसके अंदर जो कोशिका होती है वो अर्धसूत्री विभाजन करके 4 प्रकार के क्या बनाती है, बीजाणु बनाती है। 4 गुरु बीजाणु बनाती है, जिसमें से एक मादा युग्मकोद्भिद के रूप में काम करता है, 2 जिसमें से होते हैं वो मादा जनन अंग के रूप में काम करते हैं। और उसके बाद क्या होता है, बीजाणुधानी से परागकण। अब ये लघु बीजाणु क्या करेगा, अब समझाता हूं, क्योंकि यहां से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। देखिए, अब आप जानते हैं कि पादपों में जो जनन होता है वो परागण के द्वारा होता है। और परागण कितने तरीके से होता है, 3 तरीके से हो सकता है। किस किस के द्वारा, तो पहला हो सकता है जल के द्वारा, दूसरा वायु के द्वारा, और तीसरा जीव के द्वारा। कितनी बार जल के द्वारा होगा, ठीक है। अब देखिए, तो बीजाणुधानी से परागकण, लघु बीजाणुधानी में किसका निर्माण हो गया था, नर युग्मकोद्भिद का, जो क्या करके परागण के द्वारा कहां पहुंच जाता है। जैसे आपने पढ़ा था यहां भाई, यहाँ वर्तिकाग्र पे परागकण पहुंचता था, अंकुरित होता था, और किससे जाके मिल जाता था, अंडाणु से। सेम जिम्नोस्पर्म में भी यही बात होती है। यहाँ होता क्या है कि यहाँ पे जो लघु बीजाणु बना है वो कहाँ पहुंच गया, वो स्त्रीधानी तक पहुंच गया, और स्त्रीधानी पे जाके वो क्या हो जाता है, अंकुरित हो जाता है। और कहाँ पहुंच जाता है,
पहुंच गया यहाँ तक, फिर उसके बाद वो क्या करता है, अब ये जो है लघु बीजाणु अंकुरित होकर कहाँ पहुंच जाता है, अंडाणु तक, यूं कहें अंडाणु तक पहुंच गया या स्त्रीधानी तक पहुंच गया। और ये जो अंकुरित हुआ है तो जिस नलिका को बनाया है, इस नलिका के माध्यम से वो अपना शुक्राणु स्त्रीधानी में छोड़ देता है। ठीक है, अब शुक्राणु छोड़ दिया तो आपको मालूम है जब शुक्राणु छोड़ देगा तो क्या होगा, निषेचन यानी कि संलयन होगा। तो दो विपरीत युग्मकों का आपस में मिलना क्या कहलाता था, निषेचन कहलाता था। अब निषेचन के बाद क्या बनता है, युग्मनज बनता है। तो निषेचन के बाद किसका निर्माण, युग्मनज का निर्माण हो गया। युग्मनज आगे विकसित होकर क्या बनता है, भ्रूण का निर्माण करता है। और भ्रूण आगे चल के क्या बनाता है, बीज बनाता है। और ये बीज क्या होता है, ढका हुआ नहीं होता, क्योंकि आपने पढ़ा है जिम्नोस्पर्म का प्रमुख लक्षण क्या है कि इसके बीज जो है वो ढके हुए नहीं होते। समझ गए बात। तो ये था आपका जिम्नोस्पर्म। ठीक है, समझ में आ गया कि नहीं समझ में आ गया। केवल पॉइंट ध्यान देना, कुछ टॉपिक याद रखना कि लघु बीजाणु में, लघु बीजाणु का निर्माण कहाँ होता है, लघु बीजाणु धानी में। और मादा यानी बृहद बीजाणु का या गुरु बीजाणु का निर्माण कहाँ होता है ना, बृहद बीजाणु धानी में। और लघु बीजाणु पहुंचता है कहाँ पे, स्त्री धानी तक पहुंचता है। अंकुरित होकर कहाँ पहुंच जाता है, स्त्री धानी तक पहुंच जाता है और अपना शुक्राणु छोड़ देता है, जहां वह क्या करता है, गुरु बीजाणु से संलयित होकर युग्मनज का निर्माण करता है। और वही युग्मनज आगे चल के किसका निर्माण करता है, भ्रूण का निर्माण करता है। भ्रूण आगे चल के विकसित होता है और क्या बना लेता है, बीज बना लेता है। और यह बीज ढका हुआ नहीं होता। ये प्रमुख लक्षण थे जिम्नोस्पर्म के और ये था जनन। मिलते अगले वीडियो में। जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।